हमारा टॉपिक है जी 3D ज्योमेट्री, है ना। अभी तक क्लास 10th में हमने 2D ज्योमेट्री पढ़ा था, जहां पे हम लोग क्लियरली समझते थे कि हमारे पास एक पॉइंट दिया होगा, बट पॉइंट में x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। मेरे पास दिया जाता था, देखो याद हो तुम्हें, ये a और b पॉइंट है, मतलब एक लाइन है जो कि a और b पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। इसके कोऑर्डिनेट्स में कहता था x1 y1 और ये था x2 y2, बस इतने की बात की थी। इसके बाद वो बहुत कुछ बोलता था कि डिस्टेंस निकालो इनके बीच के, इनके बीच अगर एक पॉइंट P आ गया तो हमें उसके क्या रेशियो निकालना है। हाँ, रेशियो अगर दिया हुआ है, रेशियो अगर दिया हुआ है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना था, हमें मिड पॉइंट निकालना होता था। एक और फॉर्मूला आता था कि अगर एक ट्राइंगल की तीन साइड्स, तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं तो हमें उसका सेंट्रॉइड फाइंड करना होता था, और एक लास्ट आता था उनका एरिया। तो ये सब हम 2D पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं, सेम हम 3D पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। बट 3D काम कैसे करता है ये बात समझें। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा z एक्सिस है। ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे होंगे। x, y और z तीनों 90 डिग्री पे होंगे। जैसे कमरे का एक कोना अगर मैं ले लेता हूं, तो उस कोने में देखोगे तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि 3D में कहीं फिगर पे दिखा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैंने इस लाइन को ऐसे दिखा दिया, जबकि ये लाइन ऐसे नहीं है, ये लाइन कुछ ऐसे है। ये जो z एक्सिस है वो कुछ ऐसे है बार को, तभी ये 90 पे होगा, ये 90 पे होगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, मान लो उस किनारे को हम अपना ओरिजिन मानते हैं, इस किनारे को, ठीक है, या हम इस पॉइंट को अपना एक ओरिजिन मानते हैं, और यहां पे या यहां मतलब 2D में मतलब कोई इमेजिनरी लेते हैं, ठीक है। इसके टॉप पे एक पॉइंट आ गया जो कि उस ओरिजिन से, वहां से मैंने एक लाइन खींच ली है, वहां से यहां तक एक लाइन खींच ली मैंने, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं x1 y1 z1 है, तो देखो ये x एक्सिस से कुछ दूरी पे होगा, y एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस पे होगा, और z से भी कुछ डिस्टेंस पे होगा। तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, x1 y1 एंड z1, क्योंकि इसमें तीनों ही एक्टिव होंगे, जीरो नहीं हो सकते। बात समझ में आई। कोई पॉइंट जीरो कब होगा, ओरिजिन में होगा। जो ओरिजिन तो ठीक है। जैसे देखो, मान लेते हैं इस दीवार, ये दीवार कैसे बनी हुई है, x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर बनी हुई है। तो अगर मैं यहां पे इस दीवार पे भी कहीं पे भी डॉट लगा देता हूं एक ना, तो उसके पॉइंट्स को मैं ऐसे पढ़ूंगा x1 y1 एंड 0, क्योंकि उसमें z एक्सिस है ही नहीं, इसलिए 0। समझ आ गई बात। अगर ये दीवार देखूं मैं, तो ये y और z से बनी हुई है मान के चले, तो यहां पे अगर मैंने एक डॉट लगा दिया तो इसमें x एब्सेंट है, तो कुछ ऐसा। ये बात हमारी समझ आ गई है ना। तो ये बेसिकली ये एक प्लेन है, जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं ना, ये एक प्लेन है, 3D प्लेन है, ठीक है। अगर यहां पे कहीं पे भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूं तो x1 y1 z1 होगा, मतलब उसमें तीनों ही एक्टिव होंगे। जैसे 2 3 एंड 5, 2 3 -5 इस तरह से होंगे। क्लियर हो गया ना इतना, ठीक है। अब हमारा पहला पॉइंट ये है कि ये दो डस्टर हैं, और ये मैं कमरे के अंदर किसी प्लेन में हूं, ठीक है, जहां पे x y और z एक्सिस हम तीनों देख पा रहे हैं। एक पॉइंट इसके ऊपर लेता हूं और एक पॉइंट इसके ऊपर लेता हूं, यहां टॉप साइड पे, ठीक है। अगर मैं यहां से एक लाइन बना देता हूं, तो ये पॉइंट था x1 y1 z1 और इसका पॉइंट था x2 y2 एंड z2। क्लियर है। तो बेसिकली एक लाइन बन गई AB के कोऑर्डिनेट्स हमको क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब मैं एक लाइन बना रहा हूं AB किसी प्लेन में, किसी 3D प्लेन में। यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2, ठीक। मुझे इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 minus x2 + z1 - z2, हाँ जी, और y1 - y2, ठीक है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। जैसे हमने लास्ट टाइम 10th क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो यहाँ पे z आ गया नई चीज, बाकी तो सब वैसे ही है। कई बुक में x2 - x1 होगा, लेकिन बात एक ही है, चाहे मैं x2 - x1 का होल स्क्वायर करूं या इसका स्क्वायर करूं तो बात एक ही निकलेगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरा
क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि मान लेते हैं एक पॉइंट P हमने इसके बीच बना लिया, कहीं पे भी हो सकता है, जो कि इसको m/n में ब्रेक कर रहा है। दो अलग अलग सेक्शन बना दिए उसने, और इस P के कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूं x, y एंड z। तो x की जो वैल्यू होगी, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है वो भी सेम बनेगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। एंड y जो बनेगा वो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और z इक्वल टू mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अगर ये पॉइंट इस लाइन के कहीं अंदर है तो इंटीरियर पॉइंट है। क्लियर हो गया? ये दो चीजें नोट कर लो। ठीक है, चलो दो फॉर्मूले पढ़ लिए, डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला। अब हमारे पास सिंपल है कि सब कुछ कंडीशन सेम है, लेकिन अब ये जो है ना P जो है वो मिड पॉइंट है, तो तुम्हें पता ही होना चाहिए क्या होगा। अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा? 0 0 0। अरे अगर किन्हीं दो किसी लाइन का P मिड पॉइंट हो जाता है तो 1:1 रेशियो सेम हो जाएगा। तो वहां पे मैं कह सकता हूं x जो होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y जो होगा वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, एंड z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। हो गया? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल देते हैं हम लोग इसे। तो लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, नहीं तो काम चल जाएगा हमारा, वैसे हम जानते इसे। सर इसे p के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं ना? जी जी जी, ये जो x y और z है वो p के कोऑर्डिनेट्स ही हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जिसमें पॉइंट बाहर होता है? वो एक्सटीरियर केस होता है, उसमें माइनस आता है बीच में, है ना, सेक्शन फॉर्मूला इन एक्सटीरियर पॉइंट। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, अब जो है एक लास्ट है मेरे यहां से, इसके बाद डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन हमें पढ़नी। एक ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये ट्राइंगल मेरा 3D में ही होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बना लेता हूं यहां पे, तो ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, ये B, और ये C है x3 y3 एंड z3। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सेंट्रोइड क्या होता है। हमने तीनों मीडियंस को मिला दिया और वो इस पॉइंट पे कट हो गए, ये हमारा सेंट्रोइड हो गया। इसको जनरली C से दिखा लिया जाता है, सॉरी G से, इसको जनरली G से दिखा लिया जाता है। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दें कि G सेंट्रोइड है। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये x कोऑर्डिनेट होगा इसका, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो x y z तीनों निकल गए अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x y और z हम लोग मान लें। ठीक है, इन दो को इसको नोट कर लो। अब हम काम की चीज पढ़ते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है ना। ये था कि हमने 11th में भी इसके बारे में पढ़ा था कहीं ना कहीं। चलो अब देखो, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइन का मतलब कॉस होता है ना, कॉस की फुल फॉर्म ही कोसाइन होती है। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, क्योंकि अब हम एक लाइन को पढ़ रहे हैं किसी 3D में। ठीक है, सिर्फ वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि वहां से यहां पे कोई पॉइंट है और मैं एक लाइन बना लेता हूं, किसी ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक लाइन बना लेता हूं। अब तुम ध्यान से देखो, वो एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है,
अगर मैंने लाइन ऐसे बना ली है, इसका मतलब ये x के साथ कोई एंगल बना रहा होगा, ये y के साथ भी कोई एंगल बना रहा है, और ये z के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया बात? मैं ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर लेता हूं इसे, ये x है, ये y है और ये z है। z बेसिकली बाहर को निकल गया या अंदर को जा सकता है। यहां पे एक पॉइंट लाइन बना लेता हूं मैं ऐसे, ये p पॉइंट था, तो ये x के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा है। ये y के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ये बीटा है, और ये z के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो मान लेते हैं गामा है। तो हम क्या समझ पाए अभी कि किसी लाइन, किसी प्लेन में अगर हम एक लाइन को देख रहे हैं और वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, या डीसीबी से पढ़ लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा L इक्वल टू एल, एम और एन, ये तीन में डायरेक्शन कोसाइंस मान रहा हूं। L इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इसीलिए इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोला गया, क्योंकि कॉस के साथ मैं उसके रिस्पेक्टिव एंगल्स को देखता हूं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था तो मैंने कॉस के साथ देख लिया, ये y एक्सिस के साथ बन रहा था बीटा, देन कॉस के साथ देख लिया, और एक गामा z एक्सिस के साथ बन रहा था। तो L, M और N मेरे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। हमें एक क्वेश्चन दे सकता है कि ये इतना इतना एंगल बना रहा है, देन इसके डीसी फाइंड करो। ठीक है, इस चीज को तुम नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लेना, वेयर अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स made by the line, given line in x axis, y axis and z axis respectively. एड बाय दी के बाद क्या लिखा है? गिवन लाइन Made by the given line in x axis, y axis and z axis respectively. हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये केस डायरेक्शन कोसाइन मैंने तब निकाला जब मेरे पास एंगल दिए हुए थे। अब मान लेते हैं एंगल ही ना दे, फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना? अगर वो एंगल ना दे तो वो कुछ ना कुछ तो देगा भाई लाइन के भी आपने, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है ए बी, अब वो एंगल नहीं दे रहा तो वो या तो पॉइंट देगा हम लोगों को। मान लेते हैं ये पॉइंट है 2, 3, 5 और ये पॉइंट है 1, 6 एंड 9। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसका एक वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो तो तुम लोग कर सकते हो। ए बी वेक्टर फाइंड करना है हम लोगों को, कर सकते हैं हम लोग ए बी वेक्टर फाइंड, सिंपल है, बी माइनस ए हम लोग कर देंगे तो अपना ए बी वेक्टर निकल जाएगा। मान लेते हैं ये ए बी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है। ठीक है, ठीक, और मैं मान लेता हूं ये जो ए बी वेक्टर या ए वेक्टर मैं कह रहा हूं ये है ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के, सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर है। ठीक है, आई जे के हमें पता है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में। ठीक है, तो जो इसको हटा दें क्योंकि ए में अंदर भी यूज कर रहा हूं, इसको ए बी ही बोलते हैं। ए बी वेक्टर मान लेते हैं इतना आया हमारा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो वो है ए कॉमा बी कॉमा सी। ये जो आई जे और के जो मल्टीपल्स होंगे ना वो हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो बहुत आसान है, वो 2 नंबर का क्वेश्चन यही देगा तुम्हारे पास जरूर। वो बोलेगा कि एक लाइन जो बनाई गई वो इन 2 पॉइंट से बनाई गई है तो इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो, या वो बोल देंगे एक पॉइंट यहां पे है
है ना, इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो फ्रॉम द ओरिजिन। तो 1.000 हो गया, एक पॉइंट हमें दिया हुआ होगा, हम वेक्टर फाइंड करेंगे और जो ए बी सी होगा वो हमारे डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। क्लियर हो गई यहाँ पे बात? ठीक है। इसके बाद जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, डायरेक्शन कोसाइंस को हम एलिमेंट से ही दिखाएंगे बार बार। तो जो एल होगा ना वो होगा ए बाय इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। ठीक। जो एम होगा वो होगा बी बाय मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। और जो एन है वो हो जाएगा सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने दो ढंग से पढ़ लिए, एक तो जब एंगल दिया होगा तो हम समझ गए हैं क्या क्या होना है, और एक जब उसमें वेक्टर की फॉर्म दी होगी तो हम समझ गए कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है। तो हेडिंग डाल देना डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, और ये पूरा नोट कर लो। ये जस्ट एक एग्जांपल था, चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो हटा दो बल्कि, क्योंकि कंफ्यूज कर सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो डिस्कस करते हैं। मैं बस इनका खत्म कर लेता हूँ। सर अगर एंगल दिए जाएंगे तो एलएमएन निकालने के लिए ये cos अल्फा बीटा, हाँ जी, और अगर पॉइंट्स दिए जाएंगे तो वो हाँ पॉइंट दे या वेक्टर दे, या तो वो पोजीशन वेक्टर भी दे सकता है, या वो हमें पॉइंट्स दे सकता है, या सीधा ही हमें वेक्टर दे सकता है। पॉइंट्स देगा तो पहले ए बी वेक्टर। हाँ। इसमें ये जो 3D चैप्टर है थोड़ा इमेजिनेशन से ही चलता है। जैसे वो बोलेगा बोर्ड से आगे इतनी दूर पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ इतने ही पीछे, है ना, तो वो सब इमेजिनेशन में चलेगा, क्योंकि हम बना ही नहीं सकते इस तरह के फिगर, बनाएंगे तो टाइम लगेगा उसको। हटा दे इसे। एक चीज और समझना है यहाँ पे, मैं एक काम कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग से, मैं एल स्क्वायर फाइंड करता हूँ, देखना ध्यान देना तुम लोग। अगर मैं एल स्क्वायर फाइंड करूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन ये बनेगा, ए बनेगा ना, ऊपर वाला स्क्वायर और नीचे वाला रूट हट जाएगा। अगर मैं बी स्क्वायर फाइंड करूं तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। एंड अगर मैं सी स्क्वायर फाइंड करूं तो वो हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, कुछ गड़बड़ की मैंने, एम और एन, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो देखो क्या कंक्लूजन आने वाला है मेरे पास। ये एलसीएम हो गया, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली चीजें वैसे ही नोट हो जाएंगी और ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1। ठीक है। तो मुझे यहां से एक बात पता चली है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, इक्वल टू 1। ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था जब 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो मे बी वो अभी भी पूछ सकता है कि प्रूफ करो कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए यहां तक। अब एक और काम रह गया हमारा, इसका आंसर तो खैर तुम लोग ही मुझे कुछ बता दोगे। एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट ए बी से मिलकर बनी हुई है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि ए बी वेक्टर फाइंड करो तो कितना होगा, तुम लोग कर सकते हो। अगर मैं पूछूं कि डायरेक्शन रेशियो बताओ कितना होगा तो मुझे बता दो कितना होगा। तुम्हें पता है कि डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर फाइंड करना जरूरी होता है, और वेक्टर में जो i j k के मल्टीपल्स होंगे वही हमारे आंसर होंगे। तो हम लोग वेक्टर फाइंड करने पे ध्यान दें। और वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, b माइनस ए करके, b माइनस ए करके, b माइनस ए करूंगा तो x2 माइनस x1 इंटू आई, सही कर रहा हूं मैं, क्योंकि इनके साथ i j k
होंगे, है ना, प्लस y2 माइनस y1 इंटू j और z2 माइनस z1 इंटू k। ये मेरा यूनिट वेक्टर निकल गया। अब वेक्टर निकल गया तो डायरेक्शन रेशियो तो आसान है ना, ये हो गया x2 माइनस x1, दूसरा आ जाएगा y2 माइनस y1 और थर्ड इज z2 माइनस z1। ये मेरे डायरेक्शन रेशियो निकल गया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हम लोगों से तो हम डायरेक्ट भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हो। ठीक हो गया, या वो बोल सकते हैं कि एक लाइन है उनके वेक्टर्स x1 y1 z1 ये है, तो बताओ कि वो इतना होगा, है ना, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम इसका ध्यान रखें। लिखना चाह रहे हो इसे, जरूरत नहीं है इसको लिखने की, है ना, सिंपल है। ठीक, एक और चीज अब लास्ट हमें समझनी है, और ये कम से कम हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, जो आज का दिन हमारा खराब होने वाला था, है ना। अब मान के चलते हैं कि हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, ये प्लेन में ही है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। मान लेते हैं ये L1 है और ये L2 है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, और मान के चलते हैं कि एंगल थीटा है। क्लियर है? ठीक है, इसके कुछ ना कुछ dr होंगे, डायरेक्शन रेशियो कुछ ना कुछ होंगे, और इसके भी कुछ ना कुछ अपने डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस लेके चलें, क्योंकि L, M और N हम डायरेक्शन कोसाइंस को बोलते हैं। मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं L1, M1 और N1, और इसके हैं N2, M2 एंड N2। कोई परेशानी यहां तक नहीं है ना? ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा, गुड इवनिंग, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, where L1 L2 M1 M2 N1 N2 are the direction cosines of L1 and L2। ठीक है, इसका हम लोग ध्यान रखें, इसको नोट कर दो। वो क्वेश्चन किसी भी तरह से बोल सकता है, वो बोलेगा कि दो वेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास, दो लाइन के वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस खुद निकालेंगे, हमें पता है कि कैसे निकलता है। वो बोलेगा कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो कोसाइन 60 की वैल्यू फाइंड करो या cos 60 की वैल्यू फाइंड करो, वो ऐसा कुछ बोल सकता है। क्लियर है ना? या वो एंगल फाइंड करने के लिए हमसे बोल सकता है कि एंगल फाइंड करो, उसके बाद इसे नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना। आगे एक चीज और समझ लो। अच्छा, मान के चले कि दो लाइन के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि वो परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? जीरो। तो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू हम 0 कर चुके हैं। और एक लास्ट बात और लिखनी है, if two lines are parallel, then ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन N2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। बस ये ध्यान रखना यहाँ तक। ठीक है भाई, इतना ही रखेंगे। एक्सरसाइज में मैं कल आता हूँ। कल आना है, कल का देखते हैं, वैसे मुश्किल है कल। कंप्यूटर का